नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इवेंट मैनेजर को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस कर रही है मामले की जांच। हॉस्टल में 10 वर्षीय छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी। परिवार वालों ने हॉस्टल संचालक पर लगाया हत्या का आरोप। घटना के बाद से हॉस्टल संचालक फरार। और ब्रेकअप के बाद ब्लैकमेल कर पूर्व प्रेमी ने लड़की की तुड़वाई शादी। विरोध करने पर की मारपीट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक इवेंट मैनेजर को अपराधियों ने पैर में गोली मार दी। गोली लगने के 20 मिनट के बाद मैनेजर को पता चला कि उनके पैर से खून निकल रहा है। इसके बाद वह बेहोश हो गए। घटना सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव की है। घायल इवेंट मैनेजर नीरज कुमार का बैरिया के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर गोली को बाहर निकाल दिया है। अब वह खतरे से बाहर हैं। घायल नीरज कुमार ने बताया कि वह अपने घर से थोड़ी दूर पर एक शादी समारोह में काम खत्म कर सामान लोड कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने गोली चला दी, लेकिन उन्हें लगा कि उनके पैर में किसी ने पत्थर से मारकर घायल कर दिया है। गोली लगते ही नीरज वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक्सरे करवाया। इसके बाद से कंफर्म हुआ कि उनके पैर में गोली लगी हुई है। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी से मामले की जांच की जा रही है। टेंट हाउस का काम करते हैं। 1 बजे रात में हम माल खुलवा रहे थे, 1-1:30 बजे रात में, ये अगले साइड पर लगाने के लिए। और उसी समय में हमको लगा कि कोई हमको जोर से पैर पर ईटा उटा टाइप के मारा है। इतना जोर से दर्द हुआ जो हम गिर गए और गिर गए, बेहोश हो गए। फिर कहाँ देखे अपने आप को होश में आए तो हम देखे कि हॉस्पिटल में हम हैं। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर साहब से अभी मिले, अभी डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। उनके असिस्टेंट लोग बोले कि ठीक है, कोई बुलेट लग गया था, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। गोली लगा? ये बोले किसी से बुलेट लगा था तो निकल गया। एक तो कहाँ पर लगा था? छेवना का, छेवना के पास। हाँ, क्या बारात जा रहा था? लड़की का विवाह था। और फायरिंग नहीं किया था? नहीं सर, कोई टाइप की नहीं बात था। भीड़ खत्म थी, हम लोग माल खुलवा रहे थे अपना। आपको आशंका क्या है कि? कोई आशंका नहीं, हमको कुछ अपने समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। आपको लगा कि ईंटा मार दिया? हाँ, हमको लगा कि कोई ईंटा उटा कस के गिर गया है और हम जोर से, हमको दर्द करने लगा, हम गिर गए उसका बेहोश हो गए। पुलिस आई? नहीं सर, उसे कोई बात नहीं। कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। कब से टेंट का काम कर रहे हैं? 6-7 साल से कर रहे हैं टेंट हाउस का काम। हर जगह इवेंट में जाते हैं? हाँ, छोटा मोटा जो काम होता है हम लोग करते हैं अपना टेंट हाउस का। किसी से पैसा लेन देन का विवाद? नहीं, कोई विवाद नहीं। कहाँ मकान हुआ? शेरपुर मकान हुआ। ये इवेंट में कहाँ पर गए? शेरपुरे में था। शेरपुर में गए जी। कितनी दूरी पर गए? दुकान से कितनी दूरी पर? हमारे घर से 4 घर पीछे घर है, तो वहीं पर गए। हाँ। देखिए, अभी इस मामले में कोई हमारे पास न ऐसा कुछ आवेदन आया है, न इस तरह की कोई सूचना आई है। अभी पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति हैं जिन्हें शादी के दौरान शायद चोट लगी है और वो अस्पताल में इलाजरत हैं। लेकिन इस संबंध में अब वो गन शॉट इंजरी है या एग्जैक्टली क्या हुआ है, इसकी जानकारी अभी पुलिस को नहीं दी गई है, न ही इस मामले में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरपुर में एक निजी स्कूल के हॉस्टल में सोमवार रात 12 वर्षीय छात्र का शव संदिग्ध स्थिति में मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से हॉस्टल का संचालक फरार है। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल 4 लेन के समीप की है। मृतक की पहचान सीतामढ़ी जिले के
महिंद्रवाड़ा थाना क्षेत्र के सिराखेड़िया निवासी सत्यम कुमार के रूप में हुई है। बच्चे की मौत की सूचना पर परिवार वाले उग्र हो गए और हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ की। हॉस्टल कर्मी की पिटाई भी कर दी गई। हालत खराब होता देख हॉस्टल के सभी कर्मी एवं संचालक वहां से भाग निकले। मृतक के भाई ने बताया कि सत्यम 4 दिन पहले स्कूल से भागकर घर पहुंचा था। स्कूल जाने से मना कर रहा था। मां के समझाने के बाद वो सोमवार को स्कूल गया, लेकिन मात्र 2 घंटे बाद ही मौत की खबर मिली। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा और अय्यापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल की जांच गहनता से की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। बच्चों के परिवार वालों ने हॉस्टल संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। डीएसपी ने बताया कि सूचना मिली है कि एक निजी स्कूल में बच्चे का शव मिला है। बच्चा सीतामढ़ी जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बच्चा इससे पहले भी स्कूल से भागकर अपने घर 2 से 3 बार जा चुका है। उसे स्कूल में रहने का मन नहीं था। मामले को संज्ञान में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं, वो घर से आया रिटर्न 12 बजे, उसको छोड़ने आए थे। उसके बाद लोगों ने जान से मार दिया हमारे भाई को। 12 साल का एक बच्चा है, फांसी लगा सकता है? बता सकते थोड़ा? एपेक्स में, इसमें ही ये यहीं पे, अभी यहीं पे ऊपर रखे हैं। ना चाबी दे रहे ना कुछ दे रहे। और स्टाफ था वो दीवार कूद के उधर से भाग गया है। हाँ हाँ, ये हमको जानकारी नहीं दी है, कोई जानकारी हमको नहीं है। बाहर से पता चला है कि आपके बच्चों को ऐसा हुआ है। और फ़ोन करने के बाद कंटिन्यू फ़ोन किया उनको मामा, तो भी ये फ़ोन नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे फ़ोन? ना, फ़ोन नहीं उठा। कोई सब स्टाफ भाग गए यहाँ से। किस परिस्थिति में देखे हैं लाश को हम लोग देखे ही नहीं अभी तक ना। ताला लॉक करके भागे हैं। हम लोग आए हैं 4 बजे का ही आए हैं, चाबी मांग रहे हैं, नहीं दे रहे कोई हमें चाबी। सत्यम कुमार 12 साल का था वो, 3 में। और अभी जो सर था वो दीवार कूद के भागा है। रोके तो हम लोग को पत्थर से, दीवार कूद के भागने के बाद पत्थर से मार रहा है हम लोगों को वो। हाँ हाँ, पुलिस आई है। सिरखिरिया, महिंदवाड़ा। एडमिशन कब लिया था इसमें? एडमिशन कब लिया था? एडमिशन 2 साल पहले। जी 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 जी। पेरेंट्स की भी पूछ लीजिए, पेरेंट्स भी बोले कि सर यहाँ पे हुआ है 12 बजे घटना। घर पर स्कूल से नहीं मालूम चला है, वो दूसरे आदमी से मालूम चला है 2 बजे। आई जी, स्कूल से कोई फ़ोन नहीं आया है तो हम लोग आए हैं। कल दिनांक 25/11/2024 को अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखनपुर स्थित एपेक्स रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल में एक 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ है। बच्चा जो है वो सीतामढ़ी ज़िले का रहने वाला है, महिंदवाड़ा थाने का। और यहाँ पे बोर्डिंग में वो करीब 2 वर्ष से स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। और जो घटनास्थल का निरीक्षण और वहाँ पे जो अन्य बच्चे उस हॉस्टल में थे, उनके बयान से प्रथम दृष्टया यह मामला सुसाइड का प्रतीत होता है। और मामले को संज्ञान में लेते हुए हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया था। और परिजनों के द्वारा इसमें आवेदन प्राप्त हो गया है और इसमें एफआईआर संख्या 1599/24 दर्ज कर ली गई है। परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं मैम। अभी जो परिवार वालों के द्वारा आवेदन दिया गया है उसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्होंने आरोप लगाया है। जो घटना हुई थी उसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पुलिस या प्रशासन को इसमें सूचना नहीं दी गई थी और शव को वहीं स्कूल में ही रखकर ताला बंद कर जो सभी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो फरार हैं। तो इसमें उनके विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है और इसमें अग्रतर अनुसंधान जारी है। बच्चे की सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज है इसमें, जैसे बच्चे आया तो उसने कैसे घटना किया, क्या उसमें सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी? देखिए, जो उसके बाकी स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में रह रहे थे उनके द्वारा बताया गया है कि बच्चा इसके पूर्व में भी 2-3 बार हॉस्टल से भागकर अपने घर सीतामढ़ी गया था और उसे हॉस्टल में नहीं रहना था, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। तो बच्चा पूर्व में भी भागा हुआ है और परिजनों के द्वारा उसको कल दोपहर में पुनः उसी स्कूल में लाकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद करीब दोपहर में यह घटना होने की बात बताई जा रही है। और जो घटना हुई है वो जो उनका हॉस्टल रूम है वहाँ पर बच्चे के द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि फांसी लगाई गई है
और हम लोग इसको इस पे पोस्टमार्टम में एक बार जब डॉक्टर का मंतव्य आ जाएगा तो मृत्यु का कारण की एग्जैक्टली जो रीज़न है उसकी पुष्टि की जाएगी। मुजफ्फरपुर के जजुआर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी शादीशुदा जिंदगी को न सिर्फ बर्बाद कर दिया बल्कि गर्लफ्रेंड के साथ अपना पर्सनल फोटो उसके पति को शेयर कर उसकी शादी भी तुड़वा दी। लड़की ने बताया कि गांव के ही रहने वाले बॉबी कुमार से वो प्यार करती थी। बॉबी ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन दोनों का धर्म अलग होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। तभी लड़की की शादी सकरा में हो गई। शादी को मात्र 3 महीने ही हुए थे, तभी लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड बॉबी ने उसे ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसका पर्सनल फोटो उसके पति को भेज दिया, जिसकी वजह से उसका तलाक हो गया और अब बॉबी भी शादी से मुकर गया है। लड़की ने जब शादी का दबाव डाला तो बॉबी और अन्य लोगों ने मिलकर लड़की के साथ मारपीट की। फिलहाल लड़की का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जहाँ जाते थे वहाँ मतलब मोबाइल लेकर आता था। वो घर से बाहर निकलते थे वन वन में तो मोबाइल लेकर आता था। फिर और हमको बहुत धमकाता था, ब्लैकमेल करता था। वो बहुत बोलता था बात नहीं करोगी तो मार देंगे, गोली मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे। और हमारे पास रिकॉर्ड भी है, वो सारे समाज में सुना। इसके बाद क्या कहते हैं, जब हम कुमारे थे बहुत पीछा कर रहा था, बहुत धमकाया, फिर भी उसके हम झांसा में आ गए। ठीक, झांसा में आने के बाद उससे बात करते फिर उससे हम बात करना छोड़ दिए। वो भी साइड, हम भी साइड हो गए। इसके बाद मेरी शादी हुई, फिर भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, 2023 में हुई थी मेरी शादी हुई थी। इसके बाद वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा। शादी करके गए, फिर भी वो मेरा हमको फ़ोन कर रहा था वो। ठीक, अब फ़ोन करने के बाद वो बार बार बोल रहा था कि तुम तलाक जैसे होगा वैसे तुम तलाक लेकर आओ, तुमको हम रखेंगे, तुम जैसे होता है वैसे तलाक लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारा भाई को मार देंगे, नहीं तो तुमको मार देंगे। और मेरे साथ वाला फ़ोटो है, हम सबको दिखा देंगे। बहुत हमको ब्लैकमेल किया, धमकी दिया। वो मेरे घर के पीछे आता था। घर के पीछे वहीं जाते थे? जी, हम नहीं जाते थे। वो मतलब आ जाता था और खिड़की में धक्का मारता था वो बार बार। हम घर में किसी को नहीं बताते थे क्योंकि हमको बहुत ब्लैकमेल करता था। हम उससे बहुत डरे हुए रहते थे, बहुत डरते थे उससे। और पहले से भी वो उसका रिकॉर्ड था, मतलब क्रिमिनल है। शादी कैसे टूट गया फिर आपकी? वो तो हमको धमका रहा था कि तुम शादी तो तुड़वा कर आओ, नहीं तो तुमसे हम शादी करेंगे। ठीक, बहुत हमको धमकाया। आपके हस्बैंड को भी पता चल गया? जी, हमारे हस्बैंड को भी पता चल गया। कौन बताया? वही बताया। मतलब ये सब सुनकर जब वो बार बार, हमारे हस्बैंड रूम में रहते थे, बार बार ये कॉल करता था, नंबर चेंज कर करके बार बार वो फ़ोन करता था। इसके बाद क्या हुआ, शादी मतलब टूट गया मेरा। ठीक, शादी टूटने के बाद ये क्या कहते हैं 10-15 दिन के बाद उसका फलदान उलदान चढ़ा था। ठीक, मतलब देखा देखी। इसके बाद हम बोले मेरे साथ तुम ऐसा करके अब तुम शादी करने जा रहे हो, तो नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। जो मेरी मम्मी पापा का शौक़ है उसका शौक़, मतलब इसलिए हम फलदान चढ़वा रहे हैं, हम अपने भाई को करवाएंगे उससे। यहाँ पे भी हम उसको बोले थे कि अगर तुमको शादी करना है तो हम मेरा पीछा छोड़ दो, हम नहीं बात करना चाहते हैं तुमसे, नहीं हम तुम्ही से शादी करेंगे। फिर भी मेरा पीछा वो नहीं छोड़ा। जब शादी का 2-4 महीना करीब आया है, इसके बाद डायरेक्ट वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद हम बहुत सारा नंबर से उसको फ़ोन किए। ठीक, बहुत सारा नंबर से फ़ोन करने के बाद सारा नंबर ब्लैक लिस्ट में वो डालते गया। इसके बाद शनिवार के दिन वो आता है, हर शनिवार को आता है। यहाँ फाइनेंस वाला वो काम करता है। घर पे शनिवार को आता है, रविवार को रहता है, सोमवार को चला जाता है। इसके शनिवार को आया, फिर हम उसको कॉल किए, मेरा नंबर ब्लॉक ही में था। इसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद उधर से वो खुद ही किया, बोला था तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, तुम मेरे घर पे आओ। ठीक, हम बोले हम तुम्हारे घर पे नहीं जाएंगे, तुम आओ मेरे घर के पास गली में आओ। तो वो बोला था नहीं। फिर इसके बाद वही आया। ठीक, और जब वो आया इसके बाद हमको सामने सामने बोल रहा था कि जाओ अब तुम बाप भाई को बोलो शादी कर देने के लिए, अब जा रहे हैं हम शादी करने के लिए। इसके बाद हम बहुत रोने लगे। उसको बोले जब ऐसा ही करना था तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मेरा शादी काहे तोड़वाया, जब तुमको टाइम पास करना था तो मेरा शादी नहीं ना तोड़वाता तुम। इसके बाद वो पिस्टल निकाल ले। पिस्टल निकालने के बाद फिर भी बोला वो कि अगर बताइए घर में किसी को तो जान से मार देंगे। मारपीट किया आपके साथ? हमारे साथ बहुत मारपीट किया उस दिन। क्या चाहती हैं आप? उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ ऐसा किया, वो मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, उसको सज़ा मिलना चाहिए। मनियारी महुआ मुजफ्फरपुर मार्ग पर महंत मनियारी हाट में स्थित फर्नीचर दुकान में सोमवार की देर शाम
शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने दुकान को अपनी आगोश में ले लिया। दुकान में रखे दर्जनों पलंग, गद्दा, सोफा, डाइनिंग टेबल, चदरा के बक्से समेत 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति जल गई। इस दौरान 20 मीटर दूरी पर अवस्थित रसोई गैस गोदाम से अनहोनी की आशंका बढ़ गई। महिलाओं व बच्चों में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मुखिया अवधेश सैनी ने तुरंत इसकी सूचना प्रखंड प्रशासन व मनियारी थानेदार देवव्रत कुमार को दी और ग्रामीणों के साथ आग पर काबू पाने में जुट गए। सूचना पर सकरा और शहर में पहुंची 2 दमकल कर्मियों की टीम ने ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीण व मुखिया ने बताया कि दुकान से महज 20 मीटर की दूरी पर रसोई गैस सिलेंडर का गोदाम है, जहां काफी संख्या में सिलेंडर थे। ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से बड़े हादसे को टाल दिया है। मुखिया ने आपात सेवा से निपटने के लिए प्रशासन से थाना परिसर में एक फायर ब्रिगेड वाहन की मांग की है। दुकानदार उदय कुमार साह ने बताया कि रोज की तरह शाम को दुकान बंद कर सकरा थाना क्षेत्र के सुस्ता शंकरपुर गांव पहुंचा कि सूचना मिली दुकान में आग लग गई है। सर्किट से इसमें आग लग गया है जी। और दुकान बंद करके वो बेचारा चला गया था घर। अच्छा। उसके बाद उसको जानकारी मिला तो आया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लग गया है। अच्छा। सारा सामान जल के राख। क्या क्या सामान था इसमें? सामान गोदरेज था, सोफा सेट था, प्लास्टिक वाला कुर्सी था। हाँ। और क्या बोलते हैं उसको, अलमीरा ये सब? हाँ, अलमीरा भी था। अच्छा। लगभग कितना का क्षति हो गया है? हमारे अंदाज से 5-7 लाख रुपए। 5-7 लाख का था? 5-7 लाख का सामान। अच्छा। तुरंत पहुँचे यहाँ तो आग तो बुझाई जा रही है और बड़ी वाहन भी आ रही है। अच्छा। बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नुकसान है। आग पर काबू पाया गया कि नहीं? हाँ, चारों तरफ से है और थोड़ा बहुत है भीतर में, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बड़ी वाहन से बुझाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 घंटा आप लोग लेट पहुँचे, क्या इसमें क्या कुछ? नहीं पूछिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल 1 घंटा लेट पहुँचे। हम बेफिक्र रहते हैं, इसलिए कि हम लोग का है कि 100 का स्पीड से चलाना है। देख रहे होंगे यहाँ हम बोलेंगे कुछ और, हम इसमें कुछ नहीं करते हैं। हम बस अपना ईमानदारी से काम करते हैं। पहुँचे कि नहीं पहुँचे? हम तो अपने लेट से नहीं पहुँचे और टाइम देख लीजिए, मेरा मोबाइल में देख लीजिए। 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा का लेट बताया जा रहा है कि पूरा जल के। आप मोबाइल से चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, देख लीजिए। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से जुड़े तमाम किसान संगठन, ट्रेड यूनियन संगठन व खेत मजदूर संगठनों के आह्वान पर मंगलवार को सभी जिला मुख्यालयों पर चेतावनी रैली आयोजित की गई। इसके तहत मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक से संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन संगठनों की एक संयुक्त रैली निकाली गई, जो जिला समाहर्ता के समक्ष पहुंचकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश के विकास में मजदूर, किसानों और अन्य मेहनतकश वर्गों का अहम योगदान रहा है। उनकी उन्नति ही सही अर्थों में देश की प्रगति का सूचक है। लेकिन हमारे देश की सरकारें, चाहे केंद्र की हो या राज्यों की, बड़े पूंजीपतियों, बड़े कॉरपोरेट, बड़े जमींदारों के निहित स्वार्थ में काम करती है। हमारे देश का शासक वर्ग साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ गठजोड़ करता है और साम्राज्यवाद नव उदारवादी नीतियों को लागू करता है, जिस कारण एक ओर जहां देश की आम जनता, खासकर मेहनतकश आवाम महंगाई का शिकार है, वहीं मुट्ठी भर अमीरों, पूंजीपतियों, बड़े जमींदारों एवं लुटेरों के पास देश की धन संपदा का बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में है। देखिए, आज 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर संपूर्ण देश में सभी जिला के मुख्यालयों पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आज के प्रदर्शन में जो हमारी मुख्य मांगे हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है 3 काले कानून को वापस ली, लेकिन हमारा जो अधूरा मांग था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, साथ ही बिजली के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। लेकिन आज देखा जा रहा है कि बिजली इतनी महंगी हो गई है और सरकार ये सारे जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उनको इन अडानी अंबानी के हाथों में सौंपा जा रहा है। उस तरह से बिजली को भी अडानी के हाथों में दिया जा रहा है। किसानों को जितना लागत का मूल्य लगता है फसल में,
उसकी वापसी नहीं होती है, बिचौलियों के माध्यम से उनको फसल का उचित दाम नहीं मिलता है, लेकिन ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ किसान घाटे में जी रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरी ओर इन कारपोरेट घरानों को हजारों करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में छूट दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो किसान हैं, हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, तमाम अपनी फसल की रक्षा के लिए, अपनी खेती की रक्षा के लिए लगातार इन मांगों के पूर्ति के लिए आंदोलन करती रहेगी। और आज मैं जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंप रहा हूं कि हमारी मांगों को अविलंब सुना जाए, नहीं तो इस देश में जिस तरह 750 किसानों ने दिल्ली के विड्रो पर अपनी कुर्बानी दी है, ये कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहेगा। लाल बाबू महतो, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, राज्य अध्यक्ष। बिहार में शराबबंदी के बाद से अलग अलग नशे का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। युवा लगातार नशे की जद में पड़ रहे हैं। इसे लत से मुजफ्फरपुर के युवा भी अछूते नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर मुजफ्फरपुर के समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल से प्रभात फेरी निकाली गई, जो खुदीराम बोस स्टेडियम पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा युवाओं को नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने शहर के मुख्य मार्गों पर प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक किया। बच्चों ने चित्र और कार्टूनों के जरिए नशा के द्वारा होने वाली बर्बादी का प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चों की इस टीम को एडीएम संजीव कुमार और उत्पाद विभाग के सहायक उपायुक्त विजय शेखर दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपर समाहर्ता संजीव कुमार और उत्पाद एवं मद्य निषेध के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा बेहतर समाज का निर्माण हो, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार नशा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आज नशा मुक्ति डे है। 25 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है, जब से नशा मुक्ति अभियान शुरू हुआ है। आज अभी सवेरे प्रभात फेरी निकाली गई है, फिर 11 बजे टाउन हॉल में एक प्रोग्राम होगा। वहाँ जो हमारे उत्पाद मंत्री हैं, उनका अभिभाषण टेलीकास्ट किया जाएगा और फिर इसकी समाप्ति हो जाएगी। सर, ये मुख्यमंत्री जी का जो सपना है शराब मुक्त हो, नशा मुक्त हो, तो उसको लेकर किस किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं? नशा मुक्ति के लिए तो सबसे पहला जो काम है कि नशा लोगों तक पहुँचे ना, उसके लिए बहुत भारी भरकम व्यवस्था की गई है। अवैध शराब का निर्माण ना हो, शराब की बिक्री ना हो, दूसरे स्टेट से आने पर जो ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट के दौरान उसका स्प्लेज ना हो, और लोगों को जागरूक किया जाए कि शराब पीने के क्या परिणाम होते हैं। और इस नशा मुक्ति का फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। बहुत जो डोमेस्टिक वायलेंस या और भी क्राइम का रेट जो है वो काफ़ी गिर गया है बिहार में। लोगों के जनजीवन पर भी काफ़ी प्रभाव बहुत प्रभाव पड़ा है। जन जागरूकता के लिए, प्रचार प्रसार के लिए ये नशा मुक्ति प्रभात फेरी निकाला गया है और यह जाके खुदीराम बोस में समाप्त होगा। स्कूल के बच्चों ने इसमें भाग लिया है और सभी क्या मैसेज देने की कोशिश है आज का? यही नशा से दूर रहें, नशा से मुक्त रहें। नशा समाज के लिए हानिकारक है और हम नशा से मुक्त होकर ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। लगातार नशे को लेकर लगातार कई गाड़ियाँ आपके विभाग के द्वारा पकड़ी जा रही है, लेकिन लोग आदत में बाज नहीं आ रहे। हमारा अभियान जारी रहेगा। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे और नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी का सपना हो शराब मुक्त हो, किसी भी प्रकार से नहीं हो, उसको लेकर और किस किस प्रकार के आगे योजना है, कार्य योजना? लगातार छापामारी अभियान ड्रोन के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के माध्यम से हम लोग छापामारी करते रहेंगे। हर साल 26 नवंबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले मंगलवार को संविधान दिवस मनाया गया। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राम नरेश राम ने कहा कि हम सभी को मिलकर संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तभी किसी भी गीता और कुरान या किसी भी लाइब्रेरी का किताब बचेगा।
नहीं तो सामंतवादी सरकार जिस तरह से संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम संगठित होकर संविधान के लिए नहीं लड़ेंगे तो वह संविधान को नष्ट कर देंगे। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राम नरेश राम, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रोशन चौधरी, आलोक कुमार, संतोष अंबेडकर, कुंदन कुमार, सोनू सरदार, धर्मेंद्र सम्राट, मदन राम, सुनील कुमार, संजीव पासवान, राहुल पासवान सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ज्ञात हो कि भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। इसके 2 महीने यानी कि 26 नवंबर 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। पहली बार इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2015 से की गई थी। देखिए, आज भीम आर्मी के बैनर तले आज संविधान दिवस मनाया गया। आज के दिन जो है बाबा साहेब और उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी सदस्य थे सभी ने मिलकर संविधान का स्वरूप तैयार किए थे। और मैं आज संविधान दिवस के मौके पर यही कहूँगा कि जब बाबा साहेब संविधान को जो है तैयार करके उसका रूप रेखा पूरा फाइनल तैयार करके जो है संसद में जो है प्रस्तुत किए, तो उस समय बताए थे कि भारतीय संविधान अगर कितना भी अच्छा हो, अगर इनको चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो ये बुरा साबित होगा, और संविधान कितना भी बुरा होगा अगर इनको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो ये अच्छा साबित होगा। आज के डेट में आम जनमानस जो है भारतीय समाज के कानून व्यवस्था से काफ़ी जो है चिंतित रहते हैं। उनको लगता है कि न्याय व्यवस्था हर तरह की चीज़ें जो है सिस्टम करप्ट हो चुकी है। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करूँगा कि जो है भारतीय संविधान को जो है सही से जो है लागू करे और सही से जो है उसका संचालन करे। और इतना खूबसूरत जो है अपना संविधान है भारतीय संविधान, इसका जो है इज्जत करे और समाज के जो लोग हैं उसको संवैधानिक न्याय दिलाने का काम करें। आज संविधान दिवस भीम आर्मी के बैनर तले आज मनाई गई है। और ये संविधान दिवस वाकई में हम लोगों के लिए, पूरे भारतीयों के लिए गर्व की बात है। चूँकि संविधान नहीं होता तो हम लोग शायद इंसानों की ज़िंदगी नहीं जीते, ख़ास तौर पर बहुजन समाज। और बहुजन समाज के अलावे सभी समाज के लिए संविधान जो है एक रक्षा सूत्र है, जो सबके लिए मतलब संरक्षण है संविधान के अंतर्गत ही, और सभी सुरक्षित जीवन यापन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, बहुत ही संघर्ष के बाद, बहुत बड़ी संघर्ष उनकी थी और बहुत बड़ा बलिदान था। उस बलिदान के बाद और बहुत संघर्ष करने के बाद वो इस योग्य बने जो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से कहलाए। और जब भारत का संविधान जब निर्माण हो गया तो संसद भवन में उन्होंने संविधान को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों में सौंपा था। तो उसी दिन संविधान को छेड़छाड़ किया जाएगा। इसलिए संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि सबसे पहले किसी भी कीमत पर संविधान बचना चाहिए। संविधान है तो हम सभी हैं, हम सभी सुरक्षित हैं। बस मैं संविधान दिवस पर यही संकल्प लेता हूँ अपने साथियों के साथ। अक्सर जनप्रतिनिधि या नेताओं को आपने देखा होगा कि चुनाव के समय लोगों के वोट लेने के लिए सामाजिक काम करते हैं, लेकिन शायद ही किसी जनप्रतिनिधि या नेता को आप देखे होंगे जो सामाजिक विचारधारा को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और सामाजिक काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक मुखिया ने सामाजिक काम कर सुर्खियां बटोरी है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड अंतर्गत सरैया पंचायत के मुखिया सरोज कुमार निर्वाचित होने से पहले से ही पंचायत व आसपास के लोगों की माताएं, बहनें व बुजुर्ग जिन्हें आंख से संबंधित समस्या है, उनका हर साल शिविर लगाकर जांच करवाते हैं और जिनमें मोतियाबिंद की पुष्टि होती है उनका निःशुल्क ऑपरेशन करवाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने जांच कराने के बाद मंगलवार को लगभग 40 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया है। मुखिया का कहना है कि 183 लोगों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई है। सभी का ऑपरेशन कराया जाएगा। आज का प्रोग्राम मतलब हर साल की भांति इस साल भी
अपने पंचायत से जो मेरा काम जो हमने शुरू किया था अपने पंचायत में, ब्लाइंड फ्री पंचायत, उसी ही राह पे अभी हम चल रहे हैं। लोगों को मतलब आँख मोतियाबिंद का इलाज कराते हैं। इस साल डेंटल केयर का भी उपयोग किया गया था। इस साल है कि डॉक्टर को बुलाया गया था, उसमें डेंटल के भी डॉक्टर आए हुए थे। जिन लोगों को बुलाया उन लोगों को मुजफ्फरपुर लेकर के जा रहे हैं। कुछ 20 तारीख जो जांच शिविर लगाए थे, कितने लोगों की जांच हुई, कितने लोगों की पुष्टि हुई कि मोतियाबिंद है? नियर अबाउट दोनों को मिलाकर 322 पेशेंट देखे गए थे, जिसमें से 183 मोतियाबिंद निकले हुए थे। सिर्फ आप ही पंचायत के हैं कि दूसरे पंचायत के भी लोग हैं? नहीं, यहाँ पर ये ओपन है, कहीं से भी आ सकते हैं। ये अपने पंचायत के अलावा अगल बगल के पंचायत के भी हैं जो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो देखा जाता है कि अक्सर जनप्रतिनिधियों को चाहे नेताओं को कि चुनाव से पहले काम करते हैं सामाजिक, और लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है कि बदल जाते हैं। लेकिन आप चुनाव के जीतने के बाद भी, मुखिया बनने के बाद भी आप ये सामाजिक काम लगभग हर साल करते हैं। देखिए, ये चीज़ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये एक हम अपने आप को जनता का सेवक समझते हैं। ये अपने आप को हम मुखिया नहीं मानते कि हाँ हम मुखिया हैं। खैर, मेरा कोई उम्र भी नहीं है कि हाँ हम मुखिया बने। मुखिया के लिए तो लोग बुजुर्ग को लोग मुखिया समझते हैं। और बस मेरा यही हिदायत रहेगा कि हाँ लोग जनता का सेवा करें, और सेवा करेंगे तो आज न कल अच्छा रिस्पांस मिलता ही है। मेहनत करते रहना चाहिए, फल तो देने वाले ऊपर वाले, और जनता ही सब चीज़ होते हैं। जनता के हाथ में ही सब चीज़ है। मेहनत करेंगे तो अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। जो लोग आज नहीं आ पाए, यदि दूसरे दिन आने चाहते हैं इलाज के लिए तो आ सकते हैं? नहीं, आज से ये गाड़ी स्टार्ट हुई है, आज भी जाएगी, कल भी जाएगी। जिस तरह से है कि जनता लोगों का भीड़ उमड़ेगा, उस टाइप से है। आज लगभग कितने लोगों को ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं? आज नियर अबाउट समझिए तो 40 आदमी के आसपास में पूरेंगे। सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड के तहत होगा या कैसे? जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड है उन लोगों का आयुष्मान कार्ड के तहत होगा। जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसके लिए है मेरा सुविधा, उस टाइप से वो चलता है। अब्दुल रहीम। घर कहाँ हो गया? सरैया। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं आपको मुजफ्फरपुर आँख दिखाने के लिए। किसके माध्यम से जा रहे हैं? मुखिया जी के थ्रू। क्या नाम हो गया मुखिया जी का? सरोज, क्या बोलते हैं? सरोज कुमार। हाँ, सरोज। क्या प्रॉब्लम है आपके आँख में? आँख से दिख नहीं पाते हैं। कितना उम्र हो गया आपका? 73 हो गया, 73 चाल। क्या कहेंगे, मुखिया जी अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोग हाँ, ले जा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। इस तरह कभी देखे थे जो पंचायत में जो मुखिया नहीं काम किया हो? नहीं। जा रहे हैं आँख दिखाने? हाँ। क्या नाम हो गया आपका? रफूहल खातून। घर कहाँ हो गया? महदई है। पंचायत कौन हो गया? पंचायत सरैया हुआ? सरैया। तो आँख में दिक्कत है? हाँ, आँख में दिक्कत। मुखिया जी ले जा रहे हैं ठीक है इलाज कराने? हाँ, मुखिया जी ले जा। पूर्व मंत्री व भाजपा के सीनियर नेता अजीत कुमार मंगलवार को क्षेत्र के साहिबगंज के माधोपुर हजारी गांव पहुंचे, जहां अपराधियों की गोली का शिकार हुए पुष्कर के परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने इस घटना को दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इस अवसर पर स्वर्गीय पुष्कर की आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को धैर्य धारण करने के लिए प्रार्थना भी की। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे इलाके के सैकड़ों लोगों के बीच उन्होंने पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाने की घोषणा की। विदित हो कि 14 नवंबर को दिन के उजाले में अपराधियों द्वारा प्रखंड मुख्यालय में पुष्कर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 13 दिन बाद भी अभी तक कांड का उद्भेदन नहीं होने और संलिप्त अपराधियों के द्वारा परिजनों को मुकदमा उठाने की धमकी दिए जाने पर पूर्व मंत्री ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी अपराधी संलिप्त है उसे पुलिस तुरंत सलाखों के अंदर करे, नहीं तो हम इसके लिए परिजन व समाज के साथ सड़क पर उतरेंगे। साहेबगंज क्षेत्र के माधोपुर हजारी गांव आज हम पहुंचे हैं। मामला है कि आज से 13 रोज पूर्व दिन के उजाले में साहेबगंज प्रखंड मुख्यालय में पुष्कर नामक नौजवान का गोली मारकर अपराधियों द्वारा नृशंस हत्या कर दिया गया था। एक गोली नहीं, दर्जन भर गोली उसके शरीर पर दागा गया था। घटना का आज 13 दिन हो गया
पूरा समाज, इलाके के लोग आज बैठे थे। हम यहाँ आए हैं और आज तक न तो अपराधी पकड़ा गया है, न तो परिवार को कोई सूचना है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन लोग संलिप्त हैं। काफ़ी परिवार दहशत में है। पुष्कर के पिताजी से हमारी बात हुई है, जो मेरे बाजू में खड़े हैं। इन्होंने कहा कि अब मुझे भी धमकी मिल रहा है कि आपका भी हत्या हो जाएगा यदि आप इस मुकदमे को वापस नहीं लेते हैं। काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। समाज में भय, आतंक का माहौल बन गया है। लोग काफ़ी आंदोलित हैं। मौके पर मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से मैंने दूरभाष पर बात किया और उनको स्थिति से मैंने अवगत कराया है और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस हत्या का निष्पक्ष जांच हो और जो भी अपराधी संलिप्त हैं निश्चित रूप से उनको सजा मिले। यदि सजा नहीं दिला पाई पुलिस तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज हम यहाँ आ गए हैं और जिस घटना में मैं जाता हूँ, हमारी टीम जाती है, हम लड़ाई लड़कर उसमें दूध का दूध, पानी का पानी कराते हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान में अब कुछ दिन शेष बच गए हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों के द्वारा जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन जनसंपर्क अभियान के तहत सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने वकालत खाना में अधिवक्ताओं से मिलकर अपने पक्ष में 5 दिसंबर को मतदान करने का आग्रह किया। अधिवक्ताओं ने भी उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया। मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। राकेश रोशन ने कहा कि जिस तरह का अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है, उसे देखकर मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में तिरहुत क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। स्वतंत्र प्रत्याशी के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रत्याशी होने के नाते जिस बेबाकी से मैं अपनी बातों को रख पा रहा हूं, अगर किसी दल में होता तो शायद नहीं रख पाता। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अभिभावकों, अधिवक्ताओं से हम लोगों ने जनसंपर्क का एक माध्यम आकर उनके टेबल पर जाकर आशीर्वाद लेने का काम किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाला समय में आपको 5 दिसंबर को हम लोग प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाएंगे। उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में एक आप युवा है और आपको हम लोग फॉलो भी करते हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि इतने बड़े अधिवक्ताओं के बीच में मैं इतना पॉपुलरिटी मुझे मिल गया है कि लोग मुझे बच्चा एक व्यक्ति पहचानते हैं, अधिवक्ता लोग पहचानते हैं। मेरी बातों को सोशल मीडिया के थ्रू हो या आपके माध्यम से लोग सुनते हैं। मेरे लिए आश्चर्यजनक घटना था और जब उनके बीच में गए तो लगभग 90% लोग फॉलो भी करते हैं हमको। तो अब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अधिवक्ता अभिभावकों का जो समर्थन हमको मिल रहा है, लगता है इस बार आने वाले समय में आप देखिएगा तिरहुत में बड़ी बदलाव की एक आहट है जो देखने को मुझे मिला। लेकिन मुजफ्फरपुर एक केंद्र बिंदु है। मुजफ्फरपुर में जब हम इन लोगों से मिले तो इन लोगों का भी एक कहना था कि मुजफ्फरपुर में कहीं ना कहीं आर्थिक राजधानी बिहार की मुजफ्फरपुर है। पटना के बाद कोई शहर है जहां आप आर्थिक रूप से देखिएगा लोग मजबूत हैं और यहाँ पे मूलभूत समस्याओं का आज भी अभाव है। जब देखते हैं कि बड़ी बड़ी शहरें इतनी चकाचौंध हो गई, जब गया, नालंदा, राजगीर की बात करते हैं तो अब देखते हैं विकास का वो केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खींचा है। लगता है नीतीश कुमार सही मायनों में विकास पुरुष है। जब आप उत्तरी बिहार की तरफ आते लौटते हैं तो उनका विकास कहीं ना कहीं जमीन के अंदर दिखता है, जमीन के बाहर नहीं दिखाई देता है। समर्थन मिल रहा है, समर्थन तो आप देख रहे हैं खुद। जन समर्थन ऐसा मिल रहा है कि लोग चाह रहे हैं पूरी तरह से बदलाव हो। और देखिएगा आने वाला इतिहास, हम आपको दावा करते हैं ये इतिहास में दर्ज होगा कि पहली बार को विधान परिषद का प्रत्याशी 51% वोट लाकर चुनाव जीता है। इसका सबसे बड़ा कारण है देवेश बाबू का एंटी कैम्पेन्सी। 90% वोटर एंटी कैम्पेन्सी के वोट करेंगे और देवेश बाबू ने लगातार जिन लोगों को खड़ा करके एंटी कैम्पेन्सी को काटने का काम किया है, राजद के उम्मीदवार के साथ साथ अन्य निर्दलीयों को खड़ा करके जो एंटी कैम्पेन्सी को वोट का बंटवारा करना चाहते हैं, आज के वोटर जागरूक हो गए हैं। एंटी कैम्पेन्सी का पूरा वोट हमको मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि लड़ाई किसी की हामी से है और लड़ाई में कोई उम्मीदवार नहीं है। क्या सबसे बड़ा कारण नहीं है कि राजद की डील लोगों ने समझ ली है। जब राजद उम्मीदवार दिया है, इतना कमजोर उम्मीदवार दिया है कि वो न वोटर बनाने में जागरूकता फैलाता है, न लोगों के बीच जा पाता है, न उसकी सभाओं में आम आदमी आते हैं। और वो वोट मांगने की एक परंपरा है ना कि आप वोटर को कन्विंस कीजिए पहले वोटर बनने के लिए। जब कन्विंस करना तो राजद का उम्मीदवार दिखता ही नहीं था। वोट मांगने की परंपरा है, वोट मांगने में दिखता ही नहीं है। इसका मतलब पूर्ण तरीके से देवेश बाबू का डील रहता है। और इसका एक और प्रमाण है, जब जदयू और महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय देवेश बाबू विधान परिषद के अध्यक्ष बने। भाजपा की सरकार जैसे ही सरकार पलटी,
देवेश बाबू इस्तीफा दे देते हैं। ये पलटते ही इस्तीफा का कारण क्या है? पलटते ही विधान परिषद का चेयरमैन एक संवैधानिक पद है और आप देखिए सांसद से जब बड़ा पद है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।